अगला हमारा टॉपिक है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के नेम से याद है, जाहिर हो रहा है कि आपके हार्ट का क्या काम था। पंप करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है, आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना। अब अगर ये आपका हार्ट है, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, अगर फेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, इट मीन्स कि ये आपके ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा, या जितना हमें ब्लड चाहिए वो उसको पंप नहीं कर रहा, तो इसका हमने क्या नेम दे दिया, हार्ट फेलियर। अब देखो हार्ट फेलियर में जो प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, प्रॉब्लम आने से पहले मैं आप लोगों को दो टाइप्स पढ़ाता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हार्ट फेलियर में क्या है कि आपका हार्ट प्रॉपरली या तो ब्लड को पंप नहीं कर रहा, ऐसे ही है ना, या क्या है कि इसमें ब्लड आ ही कम रहा है और वो पंप कर रहा है। तो अब देखो, जब आपका हार्ट प्रॉपरली पंप ना कर रहा हो, ब्लड इसमें नॉर्मल आ रहा हो लेकिन ये आगे प्रॉपरली पंप ना कर रहा हो, तो इसको हम क्या कह देंगे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। मींस कि आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा। देन सेकंड थिंग क्या आएगी, हमारा आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, इसको जो प्रॉपर रिलैक्स करना चाहिए था, इसमें प्रॉपर ब्लड आना चाहिए था, ठीक है, देन इसने कॉन्ट्रैक्ट करना था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक कर रहा है लेकिन इसमें ब्लड आ ही कम रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से ब्लड बाहर पे तो कम ही निकलेगा ना, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डायास्टोलिक हार्ट फेलियर। मींस कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली ब्लड को बाहर नहीं निकाल रहा, रिलैक्स नहीं हो रहा। तो ये आ गया आपका डायास्टोलिक हार्ट फेलियर, ये आपकी डिमांड्स आपकी बॉडी की पूरी नहीं हो पा रही। तो अब इसी चीज को देख लेते हैं। लेकिन इससे दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा मजीद डिटेल में लेके जाता हूँ। अब ये आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये वेन से ब्लड आ रहा होता है, ये आपके हार्ट में आ जाता है, वेन से ब्लड कहाँ पे आता है, आपके राइट हार्ट में आता है। राइट हार्ट से ब्लड कहाँ पे चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है। एंड देन लंग्स से ब्लड कहाँ पे जाता होता है, आपके लेफ्ट हार्ट में जाता होता है। एंड देन लेफ्ट हार्ट से ब्लड आपका कहाँ पे चला जाता होता है, एओर्टा, और एओर्टा से सारी बॉडी की तरफ चला जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है। अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल बंदे का हार्ट फेल कर गया, चाहे सिस्टोलिक है चाहे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, डजंट मैटर। अब हार्ट फेल कर गया, मैं सबसे पहले किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये वाला जो आपका लेफ्ट हार्ट है ना वो फेल कर गया। इट मीन्स कि ये आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जब ये आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो ये जो पीछे सारी चीजें होंगी इनमें ब्लड पूल करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। तो अब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पूल करना शुरू कर देगा। देन उससे पीछे क्या होता है, आपकी पल्मोनरी वेन होती है, उसमें ब्लड पूल करना शुरू कर देगा। पल्मोनरी वेन से पीछे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना, लंग्स में ब्लड पूल करना शुरू कर देगा। ऐसे ही है कि नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल जब आपके लंग्स में ब्लड पूल करेगा, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी, मैं कहता हूं कि ये एक पल्मोनरी कैपिलरी है। अब इसमें ब्लड ज्यादा से ज्यादा रह रहा है, ठीक है, तो अब इसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी पाइप हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो आर्टरीज होती हैं, इनमें जब भी ब्लड ज्यादा, बहुत ज्यादा पूल होना शुरू हो जाता है, तो इधर से ब्लड दूसरा फ्लूइड जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है, लीक होकर बाहर आ जाता है। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हमने पढ़ा था कि जब भी आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आपकी वेसल्स के अंदर होता है वो फ्लूइड को क्या निकलवा देता होता है, बाहर निकलवा देता है। तो अब देखो, इट मीन्स कि ये जो बंदा होगा, इसमें ब्लड जो है आपका, जो फ्लूइड है वो निकल के कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, बाहर आपके पैरेन्काइमा में आना शुरू हो जाएगा। जो आपका लंग्स है उसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाएगा। तो अब बंदा प्रॉपर सांस ले सकेगा, नहीं ले सकेगा, तो बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट कर सकता है, डिज्निया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। देन और किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, और आपके साथ बंदा प्रेजेंट कर सकता है ऑर्थोपनिया के साथ। व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्थोपनिया। अब देखो, जब फॉर एग्जांपल बंदा वो लेटेगा ना, मैं कहता हूं कि ये आपका बंदा है जनाब, वो क्या है, लेट गया, तो जब वो लेटेगा तो उसका क्या होगा कि ये जो आपकी लेग्स हैं, इधर से ब्लड वापस जाता होता है ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ, आपके हार्ट की तरफ। तो अब आपके हार्ट की तरफ, आपके लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड आ रहा है, और आगे से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो ज्यादा मजीद उसकी कंडीशन, इट मीन्स के अब जो फॉर एग्जांपल वो लेटा है तो इधर से वेनस रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके लंग्स में अब मजीद ज्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो अब उसका फ्लूइड का प्रेशर अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, फ्लूइड मजीद लीक होगा, तो बंदे की कंडीशन वर्स होगी या ठीक होगी, वर्स हो गई, तो उसका जो सांस की तंगी होगी वो मजीद बढ़ जाएगी लेटने के साथ। इसका मतलब है कि वो बंदा क्या करेगा, ऐसी वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है, ताकि उसका ये जो ब्लड इधर आया हुआ है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पीछे रहे, और आपकी हार्ट की तरफ ज्यादा ब्लड ना आए, आपकी लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड ना आए, ना इधर ज्यादा लीक हो, और उसको ब्रेथलेसनेस ना हो। तो ऑर्थोपनिया क्या मतलब है कि जब वो बंदा लेटेगा तो उसको क्या होगा, डिज्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको ब्रेथलेसनेस होगी, उसका सांस तंग होगा। दूसरी और क्या कंडीशन हो सकती है,
ये तो हुआ था ना कि वो लेटा 5-10 मिनट लेटा या कुछ भी मिनट लेटा और उसका प्रॉब्लम हो गया, उसको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गई। अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स नहीं है, अगर कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स नहीं है तो वो काफी देर के लिए लेटा रहा, मीन्स के वो रात को सो गया। रात को सो गया तो आपको पता है कि रात को लेटा हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो उसका ब्लड क्या होगा, इधर वापस आएगा ना आपके हार्ट की तरफ। लेकिन हार्ट तो आगे पंप ही नहीं कर रहा, हार्ट आगे पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड कहाँ पे, आपके लंग्स में पूल करेगा। जब आपके लंग्स में ब्लड पूल करेगा तो बंदे को क्या होता है, डिजनिया होता है ना, ब्रेथलेसनेस होती है। तो जब उसको ब्रेथलेसनेस होगी तो अचानक से उसकी आंख खुल जाएगी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिजनिया। पैरोक्सिस्मल मींस कि अचानक से हुआ, नॉकटर्नल मींस रात को हुआ, ठीक है, डिजनिया मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये वाली कंडीशन के साथ आपके पास वो बंदा प्रेजेंट कर सकता है। तो यही सारी कंडीशंस आ रही थी। जब भी आपका लेफ्ट हार्ट फेल कर रहा था तो बंदा आपके साथ कौन सी कंडीशंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, यही वाली कंडीशंस के साथ। आपका ब्लड जो है वो बैक पूल कर रहा है, क्योंकि आगे से ब्लड नहीं जा रहा, तो बैक पूलिंग किसमें हो रही है, लंग्स में। तो लंग्स में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्लड बढ़ जाएगा, उधर से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास पेशेंट किस किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर वाला ऑर्थोपनिया के साथ, किस किस के साथ, बनने को क्या हो सकता है, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन, जब बंदा लेटेगा, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्या आई थी कि इंक्रीज हुआ था वेनस रिटर्न, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड कहाँ पे आया, आपके लंग्स की तरफ आया, और पल्मोनरी वेस्कुलर की क्या होगी, कंजेशन। अब कंजेशन का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मैं कहता हूँ पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी में ये इस तरह बहुत ज्यादा ब्लड हुआ पड़ा है, आगे नहीं जा सकता क्योंकि आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा। तो इसको हम कहते होते हैं पल्मोनरी कंजेशन, कि पुलिंग अप ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, इसका हम क्या कह देते हैं, कंजेशन। तो आपको पता है इस बंदे को क्या हो रही है, पल्मोनरी वेसल्स में कंजेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड लीक हो रहा है। तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, ऑर्थोपनिया। इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि बंदा थोड़े से मिनट के लिए लेटेगा और उसका सांस तंग होना शुरू हो जाएगा। देन सेकंड थिंग, सेकंड आ गया पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिजनिया, मींस के बंदा क्या हो जाएगा, अचानक से सोया हुआ होगा और उसके अचानक से सांस खुल जाएगी, सांस की तंगी की वजह से। तो इसमें भी वही सेम काम हो रहा था कि आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे, इधर लंग्स में आ रहा था, वेनस रिटर्न इंक्रीज। देन आ गया पल्मोनरी एडिमा। तो आपको पता है पल्मोनरी मींस लंग्स, एडिमा मींस कि आपका ये जो बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस है उधर ज्यादा फ्लूइड का कामुलेट होना। तो बंदे को क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा। वो भी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेनस प्रेशर, इधर ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स की क्या होगी, डिस्टेंशन होगी, इधर ज्यादा ब्लड है वो डिस्टेंड करेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड। अब ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड का क्या मतलब है, मींस के इधर से ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होने की वजह से फ्लूइड क्या हुआ, लीक करके बाहर आ गया, इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड। देन आप एक टर्म सुनोगे, एक्सुडेट। अब एक्सुडेट का क्या मतलब होता है, एक्सुडेट का मतलब होता है कि आपकी ये जो कैपिलरी है ना, इसकी परमियाबिलिटी इंक्रीज करे। परमियाबिलिटी मींस के इधर पोर्स बढ़ जाएं, जब इधर पोर्स बढ़ जाएं तो उसकी वजह से इधर फ्लूइड लीक करके आए, साथ में प्रोटीन्स भी लीक करके आए, साथ में आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी लीक करके आए। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, एक्सुडेट। ठीक है, तो अब ये एमसीक्यूज एमएलई वालों के लिए आता है कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या फर्क होगा, तो आपका और हार्ट फेलियर में कौन सा आपके पास मिलेगा, एफ्यूजन कौन सी मिलेगी। तो आपने कहना है कि हमें कौन सा मिलेगा, ट्रांसुडेट मिलेगा। ट्रांसुडेट क्यों मिला, ट्रांसुडेट में और एक्सुडेट में फर्क क्या होगा, कि जो एक्सुडेट होगा उसमें एक तो प्रोटीन ज्यादा होगी और एक एलडीएच ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोटीन्स और एलडीएच क्यों लीक किया, पहले तो ये बड़े बड़े थे, ठीक है, पहले पहले ये देखो ना, इधर बड़े बड़े थे, तो ये इधर इधर पोर्स तो नहीं बड़े थे ना। जो हमारी कौन सी कंडीशन थी, हार्ट फेलियर, उसमें पोर्स नहीं बढ़े, तो ये बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ फ्लूइड बाहर जाएगा। लेकिन जो एक्सुडेट होता है उसमें क्या है कि आपकी परमियाबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, पोर्स बढ़ जाते हैं, तो ये इधर से लीक करके बाहर आ जाते हैं। तो आपको ये जो होगा कौन सा, ट्रांसुडेट होगा, इसमें आपको ना प्रोटीन प्रोटीन भी कम मिलेंगे और जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है वो भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे आ गया कि इसमें आपको क्या मिलेगी, प्रेजेंस ऑफ हीमो। हाँ, अब ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये आपके है ना लंग्स हैं, ऐसे ही है। तो इसमें ये जो कैपिलरी है, ये आपका, बल्कि इसको इधर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है। इधर इस तरह करके क्या होते हैं, आपके एल्वुलर सैक्स होते हैं, जहाँ पे इधर आप जब सांस लेते हो तो इधर एल्वुलर सैक्स में ऑक्सीजन आती है, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। तो ऑक्सीजन क्या है कि ये इधर आपके ब्लड में आ जाती होती है, इस तरह क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा होता है। अब क्या हुआ कि इधर फ्लूइड बढ़ गया, इधर आपका ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा सक रहा, आपका हार्ट फेल हुआ पड़ा है। तो क्या होगा कि आपकी ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये फटना स्टार्ट हो जाएंगी, ये बहुत कमजोर होती हैं। तो अब इनमें फ्लूइड इतना ज्यादा बढ़ा कि इधर से जो हमारे आरबीसीज थे वो इधर से निकलना, ये फटना स्टार्ट हो गई, फट के कहाँ पे आ गए,
हमारे इधर एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं। तो मैक्रोफेजिस मैंने आप लोगों को बताया था, जो चीज मिलती है खा जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इन आरबीसीज को खा जाएंगे। उसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इन्होंने ये रेड होते हैं ना आरबीसीज, तो इन्होंने क्या किया, आरबीसीज को खा लिया। तो आरबीसीज में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स में आयरन होता है। क्या होता है, आयरन होता है। तो इस वजह से हम इनको कह देंगे आयरन लेडन मैक्रोफेजिस, मींस के वो मैक्रोफेजिस जिन्होंने आयरन को खाया हुआ है। तो जब आप इसकी बायोप्सी करके देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ब्राउन अपीयर करेगा। आपको कौन सा पिगमेंट मिल जाएगा, ब्राउन पिगमेंट। तो इन सेल्स को हम कहते होते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्यों, क्योंकि आपका हार्ट फेलियर फेल किया, जिसकी वजह से इधर ये हमें सेल्स मिले लंग्स में, तो इनको हमने क्या नेम दे दिया, हार्ट फेलियर सेल्स। इनका कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। तो ये आ गया कि आपको क्या मिल सकते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स मिल सकते हैं। ये क्या होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं। इनमें क्या होता है, हीमोसिडेरिन, आयरन को वो क्या है, हीमोसिडेरिन। तो ये हीमोसिडेरिन लेडन मैक्रोफेजिस मिल सकते हैं इन लंग्स में। ये आपने लिख लेना है कि ये क्या होते हैं, ब्राउन पिगमेंट आपको अपीयरेंस मिलेगी इसको जब आप बायोप्सी करके देखोगे। तो ये था हमारा क्या, कि अगर बंदे का कौन सा हार्ट फेल हो जाता है, लेफ्ट हार्ट फेल हो जाता है। अब देखो, हमने कहानी सिर्फ इधर तक ला के छोड़ दी थी, लंग्स तक ला के आके छोड़ दी थी। ऐसे ही है कि नहीं है, आगे चलते हैं। आगे आप देखो कि फॉर एग्जांपल इधर भी ब्लड पूल हो रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो इधर पीछे हर जगह ब्लड आप बढ़वा दो। तो ये जो पीछे आपकी कौन सी लेके आ रही थी, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड को बढ़ा दो। देन आपका राइट हार्ट से आ रहा था ना ब्लड, राइट हार्ट में भी ब्लड को बढ़ा दो। तो आपको पता है अब राइट हार्ट पे क्या होगा, लोड बढ़ जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है, जब भी आपकी मोटर पे लोड पड़ता था तो वो क्या जाती, जल जाती थी। तो आपके राइट हार्ट पे लोड पड़ा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है। तो मीन्स के ये भी जब ब्लड को आगे पंप नहीं कर सकेगा, क्योंकि आगे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो राइट हार्ट बंदे को क्या हो जाएगी, राइट हार्ट की फेलियर। ये एमसीक्यूज आता होता है कि व्हाट इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ राइट हार्ट फेलियर। तो आपने क्या कहना है, लेफ्ट हार्ट फेलियर। तो ये आप देख सकते हो कि लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से क्या हो गई, राइट हार्ट फेलियर। देन आपको पता है राइट हार्ट में ब्लड कहां से आ रहा था, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर मींस के वेना केवा से आ रहा था। मींस के उधर भी क्या है कि आपका ब्लड पूल करना शुरू हो जाएगा, आपका वेन्स में ब्लड पूल करना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको वेन्स वो कैसी नजर आएंगी, डिस्टेंडेड नजर आएंगी ना। जब आप वेन्स को देखोगे, आपके ये जो इधर नेक है ना, इसके पास से गुजर रही होती है जगुलर वेन। तो वो जो जगुलर वेन है ना इस बंदे की, वो आपको काफी ज्यादा डिस्टेंडेड नजर आएगी, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, ब्लड पूल हुआ पड़ा है। देन और क्या हो सकता है, अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है ना, तो ये वेन्स हर जगह से ब्लड लेके आ रही होती हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो अब आपका फॉर एग्जांपल इधर क्या होता है, लीवर होता है। लीवर से भी तो ब्लड जा रहा होता है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि पेशेंट का इधर ये सारा ब्लड पूल हो रहा है, तो आपके लिवर में भी तो ब्लड पूल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो जब लिवर में ब्लड पूल हो जाएगा तो बंदे को क्या हो सकता है, हिपैटोमेगैली। ये लिवर क्या हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा। तो आपका पेशेंट को क्या हो सकता है, हिपैटोमेगैली। हिपैटोमेगैली क्यों हुई, आपको प्रॉब्लम का पता लग गया, सारा ब्लड पूल कर रहा है, इसे आगे नहीं जा रहा। देन इधर आपकी होती है स्प्लीन, ठीक है। तो स्प्लीन से भी तो वेन से सारा ब्लड जा रहा था। तो पेशेंट को क्या हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा सक रहा। तो पेशेंट आपके पास कैसे हिपैटोमेगैली के साथ, स्प्लीनोमेगैली के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वेन्स की डिस्टेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। देन आपको पता है आपके ये जो पाँव होते हैं, पाँव से भी तो वेन्स जा रही थी कि नहीं जा रही थी, और सारा ब्लड लेके वापस जा रही थी। अब आगे तो रास्ता सारा बंद हुआ पड़ा है, आगे आपका पंप काम नहीं कर रहा, तो वेन्स में भी तो ब्लड पूल करेगा। तो जब वेन्स में ब्लड पूल करेगा तो पेशेंट के जो पाँव होंगे उसका एडिमा हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल एडिमा और पैडल एडिमा। जब आप उस पेशेंट के पाँव देखोगे तो वो स्वेल्ड होंगे, ठीक है। तो जब और ये कौन सा होता है, पिटिंग एडिमा होता है, क्योंकि फ्लूइड की वजह से है ना, फ्लूइड की वजह से आप उसको हाथ लगाओगे तो वो क्या, उसमें पिट बन जाएगा, आपका हाथ उसके अंदर धंस जाएगा। ये भी चीज याद रख लो कि ये जो मैंने आप लोगों को ट्रांसुडेट और एक्सुडेट वाला कंसेप्ट बढ़ाया है ना, ठीक है। ट्रांसुडेट जो होगा ना उसमें आपकी हाथ अंदर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ फ्लूइड आया हुआ है बाहर, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन जो एक्सुडेट होगा उसमें प्रोटीन्स भी आई हुई हैं, आपका एलडीएच भी आया हुआ है, तो उसमें एसएच आपका हाथ अंदर नहीं धंसेगा। तो उस वक्त आपका जो एडिमा होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पीटिंग एडिमा। कौन सा, नॉन पीटिंग एडिमा। खैर अभी हमारा ताल्लुक है पीटिंग एडिमा के साथ, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पीटिंग एडिमा हो सकता है। तो यही चीज हम बुक से पढ़ लेते हैं। सिंपली आपने पीछे पीछे सब में ब्लड को पूल करवाते जाना है, और इसमें कोई बात है ही नहीं। तो पेशेंट को क्या हो सकती है, कंजेस्टिव हिपैटोमेगैली। कंजेस्टिव क्यों का, कंजेस्टिव का क्यों वर्ड उसने यूज किया, बताओ ना। आपकी ब्लड वेसल जो है उनमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, पूलिंग हो रही थी ना ब्लड की, ऐसा ही है कि नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कंजेशन। पूलिंग अप ऑफ ब्लड इन योर ब्लड वेसल, इसको हम क्या कहते हैं, ज्यादा ब्लड अकामुलेट हो जाए, ज्यादा फिलिंग हो जाए, तो इसको कंजेशन। तो किस में कंजेशन हो रही है, आपके लिवर में। उसकी वजह से आपका लिवर की क्या हो रही है,
मगैली हो रही है वो बड़ा हो रहा है, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, कंजेस्टिव हिपैटोमगैली। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि आपकी जो सेंट्रल वेन होती है लिवर में, एक सेंट्रल वेन होती है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका लिवर है, उधर से एक सेंट्रल वेन निकलेगी, ठीक है, देन जो आपकी हिपैटिक वेन में जाके ड्रेन होगी, हिपैटिक वेन आगे आईवीसी में इंफीरियर वेना के वहां, और देन आगे खैर सारा चीज वो ड्रेन हो जाएगी इंफीरियर वेना के बाद आपके राइट हार्ट में जाके ड्रेन हो जाएगी। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। देन क्या हुआ कि आपकी इंक्रीज हुई रेजिस्टेंस टू, इंक्रीज हुई किसकी वजह से, इंक्रीज हुई रेजिस्टेंस टू पोर्टल ब्लड फ्लो। अब इधर से आपका लिवर से आपका जो ब्लड है वो आगे नहीं जा सक रहा, इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, कार्डियक सिरोसिस हो सकती है। सिरोसिस का मतलब होता है कि आपके लिवर की क्या होना, फाइब्रोसिस हो जाना, सुकड़ जाना। तो अब आपको पता है इधर आपका जो लिवर है उसमें का, ये लिवर सही बना नहीं, आपका जो लिवर है इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ब्लड अकामुलेट हुआ पड़ा है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा ब्लड अकामुलेट हुआ पड़ा है, ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसकी क्या हो सकती है, डैमेज के बाद आपको पता है फाइब्रोसिस होती है, पेशेंट को कार्डियक कार्डियक सिरोसिस उसने क्यों कहा, क्योंकि हार्ट के मसले की वजह से क्या हुआ, हमारा लिवर की सिरोसिस होगी, तो इसको इसने नेम दे दिया कार्डियक सिरोसिस। तो आपका जो लिवर है वो आपके पास अपीयर कैसे करेगा, जब आप लिवर को देखोगे तो वो आपको नटमैग अपीयरेंस मिलेगी, कौन सी, नटमैग लिवर मिलेगा। नटमैग लिवर का मतलब मैंने इसकी डायग्राम और दूसरा पिक निकाली हुई थी, उसमें ये है कि आपका नॉर्मल लिवर जो है ना, आपकी जो अपीयरेंस होती है इसकी बिल्कुल एक जैसा होगा सारा, जब आप कलर देखोगे तो वो आपको एक जैसा मिलेगा। लेकिन ये जो बंदा होगा ना, इसमें आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये इस तरह एक क्रॉस सेक्शन लिया मैंने लिवर का देखने के लिए, तो लिवर में मुझे इस तरह रेड रेड डॉट्स मिलेंगे, इस तरह रेड डॉट्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इधर ब्लड अकामुलेट किया हुआ है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो अपीयरेंस, ये वाली जो अपीयरेंस होती है ना आपकी नटमैग की भी अपीयरेंस इसी तरह होती है, कि मींस के ये सारा एरिया फॉर एग्जांपल व्हाइट है ना, या जो भी कलर है, तो इस तरह उसमें डॉट डॉट से होते हैं, तो वो उसको हम क्या कह देते हैं, नट मैग अपीयरेंस कह देते हैं। ये मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा डायग्राम। तो क्या होती है मोटल्ड अपीयरेंस, इसको वो क्या कह रहा है, मोटल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको क्या कौन सी अपीयरेंस मिलती है, नट मैग लिवर मिलता है ऑन ग्रोस एग्जाम, जब आप अपनी आंख से देखते होते हो तो उसमें आपको रेड रेड ब्लोचेस मिलेंगे। रेड ब्लोचेस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपका उधर सारा ब्लड अकामुलेट हुआ पड़ा है, आगे वो जा नहीं सक रहा बेचारा। तो ये हो सकता है। देन आ गया जगुलर वेन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया जगुलर वेन क्या होगी, डिस्टेंडेड होगी। क्यों डिस्टेंड है, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, उसमें सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है। देन आपका पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, वो भी सेम प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या है कि बाहर निकल जाएगा। ट्रांसुडेट मींस आपका सिर्फ फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो फ्लूइड ट्रांसुडेशन हो सकती है। खैर ये थे सारे हमारे प्रॉब्लम्स के, हार्ट फेलियर हुई तो पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं हमने देख लिया, कि लंग्स में होगा तो सांस की तंगी हो जाएगी, और अगर क्या कहते हैं पीछे चला गया सारा सीन, तो हमारी सारी वेन्स को डिस्टेंड करा दो सिंपली, तो वो सारा एडिमा वगैरह और उसके साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर जाएगा। तो हार्ट फेलियर क्या था, क्लिनिकल सिंड्रोम है। कौन सी क्लिनिकल सिंड्रोम के, इसमें आपका कार्डियक पंप का डिसफंक्शन है, प्रॉपर्ली पंप नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स में पंप ब्लड रह रहा है, जिसको हमने कंजेशन कह दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कार्डियक आउटपुट कम है, हमारे जो ऑर्गन है उनको ब्लड कम मिल रहा है, तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, लो परफ्यूजन। परफ्यूजन मैंने आपको कहा था ना कि कौन से ऑर्गन को कितना ब्लड मिल रहा है, तो ऑर्गन को कम ब्लड मिलेगा, लो परफ्यूजन होगी। तो सिम्टम्स कौन कौन से पेशेंट हार्ट फेलियर वाला आपके पास प्रेजेंट करेगा, डिजनिया होगा, उसको ऑर्थोपनिया होगा, ठीक है, लेटेगा तो उसका सांस तंग होगा, फटीग, फटीग क्यों आ रही है, ब्लड नहीं मिल रहा, गुड, उसके ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा, तो पेशेंट को आपके पास किस तरह प्रेजेंट, फटीग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। देन और कौन कौन से, अब आपको एक और मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जब भी आपके हार्ट में फ्लूइड ज्यादा होगा तो जो ऊपर से जब मजीद आएगा एट्रिया से ब्लड, तो उसकी स्प्लैशिंग से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता था, S3 हार्ट साउंड आपको मिल सकता है। देन आपको मिल सकती है रेल्स। व्हाट आर रेल्स, जब आप उसके लंग के साउंड सुनोगे ना तो आपको रेलिंग साउंड सुनाई देगा। ये क्यों साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वही मैंने आप लोगों को इस तरह बनाया था ना, पल्मोनरी कैपिलरी बनाई थी, ये आपका एल्वियोलर सैक होता था, ठीक है। तो जब आपको पता है इधर अब क्या आया हुआ है, सारा फ्लूइड आया पड़ा है ना, ऐसा ही है कि नहीं है, तो जब ऊपर आके एयर इसके साथ टकराएगी ना, जब वो बंदा इंस्पायर करेगा, जब आप इसके साथ आके एयर टकराएगी तो एक आवाज प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कह देंगे, रेलिंग साउंड कह देंगे। देन और क्या हो सकता है, वेन्स डिस्टेंड की हुई होंगी तो वही जगुलर वेनस डिस्टेंशन हो सकती है। और क्या हो सकता है, पिटिंग एडिमा हो सकता है। यार ये आ गया। देन मैंने आप लोगों को दो टाइप्स पढ़ाई हार्ट फेलियर की, कौन कौन सी, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और एक कौन सा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसमें आपको पता है जब आपका हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ऐसा ही है, तो ये प्रॉपर हार्ट दूसरा ब्लड को बाहर निकाल सकेगा। जो आपका ब्लड बाहर जाता होता है, इसमें से जितना ब्लड पड़ा था इसमें से जितना बाहर जाता होता है, जितने परसेंट जाता होता है, उसको हम क्या कह देते हैं,
इजेक्शन फ्रैक्शन, जितने परसेंट जाता होता है उसको हम क्या कह देते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो अब आप लोग खुद सोचो, इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ी हुई होगी या कम होगी? तो इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये अक्सर आप लोग ना ये वाला इस तरह करके लिखा हुआ होगा, और आपके पास मतलब आपने देख लेना है कि हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मली ये वाला वर्ड यूज करता होता है। ठीक हो गया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता होता है। आपका जाहिर सी बात है, हार्ट प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो इधर फ्लूइड सारा कामुलेट हुआ पड़ा है। मींस कि आपका जो प्री लोड होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आगे कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड जा ही नहीं रहा। आगे आ गया कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसमें क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी। गुड, इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपका सिस्टोलिक डिस्फंक्शन मोस्टली आता क्यों है? तो आपको पता है जब भी इस्कीमिया होता है तो हमारे सेल्स जो हैं बेचारे, इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस्कीमिया होगा तो हमारे सेल मर जाएंगे, तो बंदे को क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो वही आ गया कि सेकेंडरी टू इस्कीमिया हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेल्स मर गए। देन और क्या हो सकता है, डायलेटेड, ये अभी तो हम पढ़ के आए हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में आपके सेल्स जो हैं वो इस तरह करके स्ट्रेच हुए पड़े हैं, तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें पेशेंट को क्या करवा सकती हैं, हार्ट फेलियर करवा सकती हैं। कौन सा, सिस्टोलिक। देन आ गया डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, मींस कि आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, लेकिन ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल इसमें ब्लड है कितना कि जनाब 80। नॉर्मल बंदे में जो ब्लड आता है ना वो तकरीबन होता है 120, जब वो रिलैक्स स्टेज में होता है ना तो कितना होता है 120। लेकिन ये वाला जो हार्ट है ये प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो इसमें जो ब्लड है वो कितना है 80 ml। जब ये 80 ml हमारा हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो इसमें से कितना बाहर चला गया, मैं कहता हूं कि जनाब 45 या 40 बाहर चला गया। ठीक हो गया, 45 बाहर चला गया। इट मीन्स के इसने तकरीबन कितना 55% ब्लड, ऐसे ही है कि नहीं है? ये 100% था ना 80 ml, इसमें से इसने बाहर कितना निकाल दिया, 55%। इट मीन्स के इसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो क्या है, ठीक है, ऐसे ही है कि नहीं है? लेकिन इसका स्ट्रोक वॉल्यूम देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कम है। आप देख सकते हो कि नॉर्मली जो होता है ना आपका ये जो 120 ml होता है, इसमें से जो बाहर निकलता होता है विद ईच कॉन्ट्रैक्शन वो कितना होता है, 70 ml होता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल में परसेंटेज बनाए तो 55-60 बनेगी। मैंने कैलकुलेट नहीं की, लेकिन तो आप देख सकते हो कि आपकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो तो ठीक रह रही है, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही हो रहा होता है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन क्या रही, नॉर्मल रही। मींस के कितने परसेंट ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा था विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या रहा, नॉर्मल रहा। तो ये आ गया हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इसमें जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो नॉर्मल होगा ये ज्यादा होगा? इसमें जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। देन आपका हार्ट जो है वो क्यों नहीं प्रॉपरली रिलैक्स कर रहा, जाहिर सी बात है इसकी हाइपरट्रॉफी वगैरह हुई पड़ी होगी। ठीक है, तो जब आपको पता है हाइपरट्रॉफी होती है तो आपकी ये जो वाल होती है वो थिक हो जाती है और सख्त हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने एक गुब्बारे में हवा भरनी है, एक उसमें फुटबॉल में हवा भरनी है। तो आपको मैंने बताया था कि गुब्बारे में हवा भरना इजी है, इसी तरह ये वाला जो हार्ट था इसमें हवा दूसरा ब्लड भरना इजी था। ठीक है, क्योंकि इसकी वॉल जो थी, ओ सॉरी, ये वाला जो हार्ट था, ये वाला जो हार्ट था इसकी वॉल क्या थी, स्ट्रेचेबल थी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का बंदा होता है इसकी हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी होती है। इट मींस कि इसकी जो कंप्लाइंस है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, इसमें लचक क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब इसकी कंडीशन क्या बन गई है, फुटबॉल वाली बन गई है। तो अब इसमें हवा भरना मुश्किल होगी, मींस के ब्लड भरना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका डिक्रीज हो जाती है क्या, कंप्लाइंस। ठीक हो गया, जिसकी वजह से आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्यों बढ़ा, अब देखो ये वॉल थिक हुई पड़ी है, ठीक है, और इसका ल्यूमन कम हुआ पड़ा है। इधर जब थोड़ा सा भी ब्लड आएगा तो आपको पता है, एक फॉर एग्जांपल कहते हैं एक बड़े सिलेंडर में गैस हमने रखी हुई है, एक छोटे सिलेंडर में वही गैस रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा सिलेंडर होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो यही सीन हो रहा है कि आपका ये अंदर ल्यूमन कम है लेकिन जो ब्लड है वो आ रहा है, तो इसकी वजह से आपका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक हो गया, प्रेशर कब आता होता है यार, ये देखो ना फॉर एग्जांपल ये आपके मालिक्यूल्स होते हैं और ये फोर्स लगाते हैं किस पे,
हमारी वॉल्स पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। अब एक इस तरह करके बड़ा सारा सिलेंडर है, उसमें मैंने सेम मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, तो प्रेशर जाहिर सी बात है कम होगा। अब वही सिलेंडर, उसको मैंने यही मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन यही इसी हेड को मैंने क्या किया, तंग कर दिया, तो अब ये ज्यादा फोर्स लगेगी ना। तो यही तो सीन हो रहा है हमारी इसमें, किसमें, हमारे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में। तो ये क्यों हो रही थी प्रॉब्लम सारी, बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी। बिकॉज ऑफ क्या, हाइपरट्रोफी, आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। तो ये आ गया हमारे पास क्या, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो हमने देख लिया ना सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हमारी कार्डियक आउटपुट कम होती है, इन दोनों कंडीशन में आपकी कार्डियक आउटपुट कम हो रही है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये जो कार्डियक आउटपुट कम होगी, तो उस वक्त हमारे दो सिस्टम एक्टिवेट होंगे। एक सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इन दोनों ने क्या करवाना है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवानी है, और साथ में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवानी है। ठीक है, तो इन दोनों ने एट द लास्ट क्या करवानी है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवानी है। अब ये दोनों सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुए, ये दोनों सिस्टम आप लोग भी सोच रहे होगे ना, ये दोनों सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुए। तो ये नॉर्मली इस वजह से एक्टिवेट होते हैं कि हमारी, अगर मेरी कार्डियक आउटपुट कम हुई पड़ी है ना, तो हो सकता है मेरे अंदर वॉल्यूम ही कम हो। ठीक है, तो वो वॉल्यूम को बढ़ा देंगे ताकि मेरी जो कार्डियक आउटपुट है वो नॉर्मल हो जाए। या क्या है कि अगर हो सकता है ये जो मेरी कार्डियक आउटपुट कम हुई पड़ी है, मैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करूं, मेरी वेन्स में से ज्यादा ब्लड वापस जाए ताकि मेरी कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाए। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स है। लेकिन इधर पंगा ये हुआ पड़ा है कि आपकी जो कार्डियक आउटपुट कम हुई है, वो ना वॉल्यूम के कम होने की वजह से कम हुई है, ना वेसल्स के डायलेट करने की वजह से कम हुई है। आपकी जो कार्डियक आउटपुट कम हुई है वो बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर हुई है। ऐसे ही है कि नहीं है। तो आप देखो, जब बंदे का हार्ट फेल किया तो उसमें से जो ब्लड निकल रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। मींस कि आपकी कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, कम होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। हमने देखा था ना कि यार ये आपका हार्ट होता था, ठीक है, हार्ट में से ब्लड सारा हमारी आर्टरीज में जाता होता था, तो वो आर्टरीज में बैरो रिसेप्टर्स होते थे, एओर्टा में भी बैरो रिसेप्टर्स होते थे, आपकी जो कैरोटिड आर्टरी है उनमें भी बैरो रिसेप्टर्स होते थे, वो सेंस करते होते थे। तो अब आप लोग खुद देखो कि ये जो हमारा हार्ट है जो फेल हुआ पड़ा है, ठीक है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे जो बैरो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या डिटेक्ट करेंगे, ज्यादा प्रेशर को या कम प्रेशर को, कम प्रेशर को। वो जब कम प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे तो वो हमारे ब्रेन को बताएंगे कि यार प्रेशर कम हुआ पड़ा है। तो आपको पता है जब ब्रेन को पता चलता था कि कम प्रेशर हुआ पड़ा है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता था कि जा यार जाके क्या कर, प्रेशर को बढ़ा के आ, तो वो आपकी हार्ट रेट को भी बढ़ा देता था, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा देता होता था। ऐसे ही है कि नहीं है। देन आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वेसल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता होता था ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी वेन्स में से ब्लड वापस कहां पे जाए, आपके हार्ट में जाए। ऐसे ही है कि नहीं है। तो यही देख लेते हैं कि क्या हुआ कि जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो ये रिलीज करवा देता है, किस किस को रिलीज करवाता है, आपके कैटाकोलामीन्स को रिलीज करवाता है। कैटाकोलामीन्स हम किसको कहते होते हैं, एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन को कहते होते हैं। तो ये जाके एक्ट करेगा, कैटाकोलामीन्स जब जाके हार्ट पे एक्ट करेंगे, आपके हार्ट पे कहां पे ये जाके एक्ट करेंगे, आपके बीटा वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते होते थे। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं। हमारा एपिनेफ्रीन आता था, बीटा वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता था, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हमारे सेल्स में आता था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती थी, बढ़ जाती थी। तो उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़वा दिया। देन ये क्या करते थे, हमारी एसए नोड और एवी नोड वगैरह पे जाके एक्ट करते होते थे, तो हार्ट रेट को बढ़वा देते होते थे। तो इन्होंने क्या किया, दोनों चीजें इंक्रीज करवा दी। कब, जब इन्होंने बीटा वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट किया, हार्ट रेट और हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़वा दिया। देन दूसरा इन्होंने काम क्या किया कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा वेनस रिटर्न हो, बीपी आपका बढ़े। तो अब ये वेसल्स को कब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, ये उसके लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें होते हैं अल्फा वन रिसेप्टर्स। तो ये जो जब अल्फा वन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेंगे तो वेसल्स को क्या करवा देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। देन आपको पता है कि जब आपका हार्ट फेल हुआ पड़ा है तो आपकी किडनी को प्रॉपर ब्लड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपकी जब किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो उधर एक सिस्टम एक्टिवेट होता था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो उधर क्या हो जाएगा, ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता था। तो जब आपको पता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता था, तो क्या होता है कि आपका जो क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन होता था, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन, ये किस में कन्वर्ट हो जाता होता था, एंजियोटेंसिन वन में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में। देन एंजियोटेंसिन वन कन्वर्ट हो जाता था एंजियोटेंसिन टू में, किसकी प्रेजेंस में, एस एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये जो एंजियोटेंसिन टू है ये आगे डिफरेंट जगहों पे जाके एक्ट करता था, तो क्या करवा देता था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता होता था, और साथ में इंक्रीज करवा देता था सोडियम और वाटर की रिटेंशन को। ऐसे ही है कि नहीं है।
अब ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 था, ये आपको पता है एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता था। ऐसे ही है, एल्डोस्टेरोन भी क्या करवाता था, ज्यादा ज्यादा वाटर की रिटेंशन करवाता था। ये जो हमारा एडीएच था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो भी क्या करवाता था, ज्यादा ज्यादा वाटर की रिटेंशन करवाता था। तो एडीएच कैसे वाटर की रिटेंशन करवाता था, हमारा ये जो एडीएच है ये बी टू रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता होता था, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उधर एक्वापोरिंग लगवाता होता था, और ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएगा, वाटर की रिटेंशन करवाएगा। देन सेकंड थिंग क्या करेगा, ये जब V1 रिसेप्टर्स पे जाके आपका एडीएच एक्ट करता होता है तो क्या करवा देता होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता होता है। ये हमने सारी चीजें रेनल में पढ़ी हुई हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होगी, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। तो खैर ये सारे काम हो गए। अब एट द एंड हमारे पास चीज क्या आई, एक वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं, और एक क्या हुआ है कि आपका वॉल्यूम वेसल्स के अंदर बढ़ गया है। ऐसे ही है कि नहीं है? अब आप लोग खुद सोचो कि एक मोटर जो बेचारी पहले ही जल रही है, उसका आपने आगे से जो पाइप है वो मजीद तंग कर दिया, और क्या किया कि उस पर लोड भी मजीद बढ़ा दिया, तो उसकी कंडीशन मजीद वर्स हो जाएगी या वो ठीक हो जाएगी? तो इसकी वजह से क्या होती है कि उसकी कंडीशन बंदे की मजीद वर्स हो जाती है। इट मीन्स कि हमें ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो क्या करेंगी, आपके इस सिस्टम को भी रोकेंगी, आपका ये जो रा सिस्टम है इसको भी रोकेंगी। ऐसे ही है कि नहीं है? और किसको बढ़ाएंगी, आपका एएनपी और बीएनपी को बढ़ाएंगी। ऐसे ही है ना? आपको पता है जब आपका हार्ट डायलेट करता होता है तो ये एएनपी और बीएनपी रिलीज होते हैं, एट्रिया से एएनपी, वेंट्रिकल से बीएनपी, और ये क्या करवाते होते हैं, ये इसके अगेंस्ट जाते होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरा वॉल्यूम को रिमूव करवाते हैं ब्लड से, और ज्यादा से ज्यादा वेसल्स को डायलेट करवाते हैं। इट मीन्स कि हमें ये चाहिए और ये दोनों चीजें नहीं चाहिए हार्ट फेलियर में। तो इसी तरह ही हम ट्रीट करेंगे। अब देखो काज आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इसको इसी तरह अब ट्रीट करना है, तो हम क्या देंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे, या आर्ब्स देंगे, या क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर दूसरा और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर्स देंगे। अब ये देखो वही काम कर रहे हैं कि हम कौन सा रास सिस्टम को रोक रहे हैं, कहाँ कहाँ से, ये एस को रोक दिया हमने, आगे सारा रिएक्शन नहीं होगा। आपने क्या किया कि ये एंजियोटेंसिन ने जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगना था उधर रोक दिया, तो आगे ये सारा काम होगा सोडियम वाटर रिटेंशन वाला? नहीं होगा। आपने क्या किया कि ये जो चीज एएनपी और बीएनपी को तोड़ रही थी, आपने उसके लिए क्या दे दिया, बंदे को सेकुबिट्रिल दे दिया। ठीक है, ताकि वो क्या करे कि नेप्रिलाइसिन को इनहिबिट कर दे, आपका एएनपी और बीएनपी का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। देन और आपने क्या काम किया कि उसके साथ आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे दिया। क्या दिया? वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को अपने रिसेप्टर्स पे जाके नहीं लगने देगा ए2 को, और ये करवाएगा फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन या सोडियम? तो नहीं करवाएगा। तो आप यही काम कर रहे हो कि एस दे रहे हो, आर्ब्स दे रहे हो, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे रहे हो, साथ में आप क्या दे रहे हो, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। नेप्रिलाइसिन क्या करता होता है, एएनपी और बीएनपी को तोड़ देता है, लेकिन आपने इसको क्या किया, इनहिबिट कर दिया। अब एएनपी और बीएनपी का लेवल उस बंदे में क्या होगा, बढ़ जाएगा। देन आप और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे सकते हो, लेकिन आपने ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये नहीं देने, किसमें, एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में नहीं देने। एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर का क्या मतलब है कि अचानक से उस बंदे का बेचारे का ना बहुत नहीं नहीं, अचानक से जो है ना उसका ब्लड पंप नहीं कर रहा, मींस के उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत कम हुई पड़ी है, उसकी कार्डियक आउटपुट बहुत कम हुई पड़ी है। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने ये बीटा ब्लॉकर्स दे दिए तो ये तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मजीद डिक्रीज करवा देंगे। अब जब उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी मजीद डिक्रीज होगी तो उसकी कंडीशन मजीद वर्स हो जाएगी। एक पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, एक आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी मजीद डिक्रीज करवा दी। तो ये आपने मस्ट एमसीक्यू याद रखना है कि आपने एक्यूट डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देना होता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करवाते हैं, मजीद डिक्रीज करवा देते होते हैं। देन और आप क्या कर रहे हो, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे रहे हो। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम और वाटर की टेंशन करवा रहा था, तो आप इसको उसके रिसेप्टर्स पे लगने नहीं दोगे। जब ये रिसेप्टर्स पे लगेगा ही नहीं, सोडियम और वाटर की टेंशन करवाएगा नहीं करवाएगा। तो आप वही काम कर रहे हो कि वो सारी ड्रग्स दे रहे हो जो इन दोनों सिस्टम के खिलाफ काम कर रही हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकती है, डिक्रीज हो जाएगी मोर्टेलिटी, मीन्स के बंदे के उम्र बढ़ जाएगी, मोर्टेलिटी मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये आप किस में देते होते हो, इन हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ये किसकी बात कर रहा है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की। गुड, तो ये किसकी, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में आपने ये ट्रीटमेंट देनी है। देन आप क्या दे सकते हो, लूप और थायाजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हो। जारी सी बात है, ये डायूरेटिक्स क्या करते होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का लॉस करवाते हैं ना, आपके यूरिन में फेंकते होते हैं। तो ये देखो जो वॉल्यूम ओवरलोड हुआ पड़ा ये ठीक हो जाएगा ना, तो ये भी आप दे सकते हो। इससे क्या आएगा, पेशेंट का सिम्टोमेटिक रिलीफ, मीन्स के उसकी ये जो इधर हमारा फॉर एग्जाम्पल लंग्स थे ना, लंग में सारा वो फ्लूइड अकामुलेट हुआ पड़ा था, ये उसको निकलवा देंगे और बंदे का जो सांस की तंगी आ रही है वो ठीक हो जाएगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, देन आप हाइड्रालाजीन और नाइट्रेट थेरापी दे सकते हो।
इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों वेजोडाइलेटर्स होती हैं, हाइड्रोलाजीन हो या नाइट्रेट्स हो, ये दोनों क्या होती हैं, वेजोडाइलेटर्स होती हैं। ये थोड़ा सा हमारी वेसल को डायलेट करेंगी, हमारे लंग्स की तरफ ब्लड कम आएगा ना, ऐसे ही है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को। अब देखो आपने क्या किया, हाइड्रोलाजीन या वो दी क्या कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दी। तो उन्होंने क्या किया, आपकी वेसल्स को डायलेट कर दिया। ठीक है, तो आपकी आर्टरीज भी डायलेट होगी, आपकी वेन्स भी डायलेट होगी। आर्टरीज डायलेट हुई तो हमारे हार्ट पे लोड कम हो गया, अब उसको खुला पाइप मिल गया ब्लड को पंप करने के लिए। आपकी वेन्स डायलेट हुई तो इसकी तरफ ब्लड कम आ गया। इट मीन्स कि आपने लोड को भी कम कर दिया, ठीक है, और आगे जो आफ्टर लोड है उसको भी कम कर दिया, रास्ता भी खोल दिया। तो इसकी वजह से पेशेंट की जो सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाएगा, उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह आप क्या है कि उसका सिम्टोमेटिकली भी, और साथ में उसकी मोर्टेलिटी, मरने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारे पास हार्ट फेलियर के बारे में। देन जिसने एमएलई करना है उसने ये वाली चीज भी याद रख लेनी है। इसके बारे में ये वाला, ये जो प्रेशर वॉल्यूम लूप पे क्या फर्क आएगा। तो ये देखो, ये उसने बनाया हुआ है हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मीन्स के सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात कर रहा है। तो आप देखो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या हो रहा था प्रॉब्लम, कि आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा। इट मीन्स कि उस पेशेंट में आपका ये जो होता था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। तो आप देख सकते हो कि इस पेशेंट में एंड ये वाले कोना किसको जाहिर कर रहा था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को। तो ये आप देख सकते हो कि ये अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उस बेचारे का क्या है कि काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, एंड देन उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी आप देख सकते हो कि ये क्या है कि उसकी कम हुई पड़ी है। तो यही हो रहा होता है प्रॉब्लम, कि उस पेशेंट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज की हुई होगी, और साथ में उसका जो क्या कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा। देन आ गया आपका हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। उसमें मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रहा था, उसकी कंप्लाइंस क्या हो रही थी, कम हो रही थी, उसके अंदर प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो वही आपका ये देखो, ये नॉर्मल, उसने ये नीचे वाला ड्रा किया हुआ है, नॉर्मल प्रेशर है, लेकिन ये वाला जो पेशेंट है उसमें प्रेशर क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि इसका प्रेशर क्या हुआ पड़ा है, बड़ा पड़ा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, डिक्रीज्ड कंप्लाइंस थी, जिसकी वजह से आपका प्रेशर, तो ये वाली जो स्लैंटेड लाइन होती है ये शो कर रही होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो ऊपर वाला पेशेंट था जिसका हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी स्लैंटेड लाइन नीचे आई हुई थी, ऐसे ही है। उसमें क्या है कि आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई पड़ी है, लेकिन इसमें आपकी स्लैंटेड लाइन उधर ही है। इट मीन्स कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक है, लेकिन उसकी जो कंप्लाइंस है वो क्या हुई पड़ी है, कम हुई पड़ी है। तो ये आप देख सकते हो कि उसका जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, कंप्लाइंस क्या हुई पड़ी है, कम हुई पड़ी है। तो इस तरह करके आप प्रेशर वॉल्यूम लूप को देख के बता सकते हो कि पेशेंट को कौन सा हार्ट फेलियर है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला। तो ये था हमारा हार्ट फेलियर का। देन